वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने 7 क्लास डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास हमारी रहेगी लंग्स के ऊपर। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की 8th क्लास होने वाली है। 8th क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे लंग्स को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लंग्स, इससे पहले हमने 7th क्लास में इससे पहले हमने ब्रोंकाई को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ब्रोंकाई, ब्रोंकियल और एलुलाई को भी पढ़ा था। उससे पहले भी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया था। और अगर किसी बच्चे ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स बेसिकली क्या है? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर ऐसे बोलूँ मैं ज़्यादा, कॉन शेप्ड पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कॉन शेप का होता है ना। और ये पेयर यानी कि दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, बोथ द लंग्स आर डिवाइडेड बाय हर्ट। इनके बीच में हर्ट होता है जो इन्हें डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट में। हर्ट और आपका हर्ट हर्ट, ट्रेकिया एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमारे लंग्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये डिवाइड होते बाय द हर्ट, इनके बीच में हर्ट होता है और ट्रैकिया वगैरह होते हैं, और भी अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम अभी देखेंगे। तो अगर मैं लंग्स का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो लंग्स का डायग्राम कैसे बनेगा? ये मेरा ऊपर से ट्रैकिया आया। ठीक है, ट्रेकिया आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हम पहली लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे मेरा आएगा लंग। ठीक है, अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये बेसिकली कैसा है? कॉन शेप का है। कैसा है? कॉन शेप का। ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, और इसी के यही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हर्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हर्ट। तो ये हर्ट, ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, ये सेंटर वाला, ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है, राइट एंड लेफ्ट में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा लंग्स का। चले आगे। डिवीजन ऑफ लंग्स, जो आपने अभी पढ़े, ये डिवीजन हो गया लंग्स का। तो अब बेसिकली मैं कहूँ, देर आर टू लंग्स, देर आर टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, आगे बोथ लंग्स डिवाइडेड, या फिर बोथ लंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्स। हमारे जो दोनों लंग्स हैं ये फर्दर किस में डिवाइड होते हैं? लोब्स में डिवाइड होते हैं। बेसिकली इनका डिवीजन पढ़ लेते हैं। जो मेरा राइट लंग होता है, जो राइट लंग होता है, ये बेसिकली 3 लोब्स में डिवाइड होता है। कितने लोब्स में? 3 लोब्स में डिवाइड होता है। सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। अगर बात करूं लेफ्ट लंग की, जो लेफ्ट लंग होता है आपका, वो डिवाइड होता है बेसिकली, सॉरी 3 में नहीं, दो, इसके दो डिविजन्स होते हैं। ये हमारा दो डिविजन्स में होता है, अपर लोब एंड लोअर लोब। ठीक है, तो बेसिकली लंग्स दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट।
और दोनों लंग्स डिवीजन फर्दर डिवाइड होते हैं लोब्स के अंदर। राइट वाला जो लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। और जो लेफ्ट वाला जो लोब होता है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर लोब्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, ईच लोब ऑफ द लंग हैज इट्स own division of secondary bronchus। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो हमने वहां पे डिस्कस करा था लंग्स ट्रैकिया के डिवीजन को। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है कैरिना पा के 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। यही प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी है कि ईच लोब ऑफ द लंग हैज इट्स ओन डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकस। यानी कि लोब्स की बात करूं तो मेरे राइट लंग था, मेरे राइट लंग में 3 लोब्स हैं, 1 2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाया ये राइट लंग। ठीक है, और इस राइट लंग में मैंने लोब्स बना दिए ना। ये मैं दोबारा बनाता हूँ, 1 मिनट को, इसको यहाँ तक लेके आते हैं। ये आ गया आपका प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, वैसे मैंने लोब्स बना दिए, ये सुपीरियर, ये मिडल, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। ठीक है, ये 3 लोब्स बनाए। अब ये क्या कह रहा है कि ईच लोब यानी कि लंग्स का हर एक लोब, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी लोब हैज इट्स ओन डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकस। यानी कि ये तो था प्राइमरी ब्रोंकस, ये वाला जो ब्रोंकस है ये वाला है ना, ये तो है मेरा प्राइमरी ब्रोंकस। अब यहां से आगे डिवीजन होगा सेकेंडरी ब्रोंकस का। तो सेकेंडरी ब्रोंकस कैसे होगा कि भाई इसका अपना अलग ब्रोंकस रहेगा, ये सेकेंडरी ब्रोंकस, इसका अपना अलग ब्रोंकस रहेगा मिडल वाले का, और इसका अपना अलग ब्रोंकस रहेगा। ठीक है, और फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकस आगे जाके अपना यहाँ से टर्चरी में डिवाइड होगा, फिर इसके टर्चरी होगा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगे, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स आएंगे, और फिर एल्वेओलर डक्ट्स आएंगे। सेम यहाँ पे डिवीजन होगा फिर मिडल में, फिर यहाँ पे, यानी कि इन तीनों लोब्स में अलग अलग सेकेंडरी ब्रोंकस पहुंचेगा, और इन अलग अलग सेकेंडरी ब्रोंकस की अलग अलग ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे डिवीजन तो कंफ्यूजन हो रही है तो दोबारा समझ में दोबारा बता देता हूँ कि हमने अब तक पढ़ा था कि भाई नॉर्मली हम पढ़ रहे थे ये ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया से हमने पढ़ा प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्चरी, टर्चरी से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वेओलर डक्ट, और फिर आती है एल्वोलाई। तो ये सेम कहानी यहाँ से सेकेंडरी ब्रोंकस से, यहाँ से सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद हमने क्या पढ़ा कि सुपीरियर लोब के पास भी अपना सेकेंडरी ब्रोंकस है, मिडिल लोब के पास भी अपना सेकेंडरी ब्रोंकस है, इंफीरियर लोब के पास भी अपना सेकेंडरी ब्रोंकस है। तो वो क्या कह रहा है कि हर लोब के पास अपना अपना सेकेंडरी ब्रोंकस है, तो हर लोब के पास ये वाली अपनी पूरी डिवीजन अलग अलग होगी। ठीक है, इस सुपीरियर लोब के अंदर भी सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्शियरी ब्रोंकस आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएंगे, एल्वेओलर डक्ट आएगा, एलोलाई आएगी। सेम डिवीजन यहाँ पे चलेगा, यानी कि यहाँ पे भी अपने एलोलाइज होंगे अलग अलग, यहाँ पे भी अपने अलग अलग एलोलाइज होंगे,
यहाँ पे भी अपने अलग अलग एल्वेलाइज होंगे। तो इस पॉइंट का मेनली कहने का मतलब यही था कि ईच लोब ऑफ द लंग हैज इट्स ओन डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकस। तो अगर मैं बात करूं राइट लंग्स की, तो मेरे राइट लंग्स के पास कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं, 1 2 3। तो अगर मैं बात करूं द नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकस, नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकस इनटू राइट लंग, तो कितने होंगे सेकेंडरी ब्रोंकस? 3 होंगे। कितने होंगे? 3। क्यों? एक सुपीरियर लोब का, एक मिडल लोब का और एक इंफीरियर लोब का। ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकस इनटू लेफ्ट लंग, तो कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि मेरे राइट लेफ्ट लंग के अंदर 2 ही लोब हैं, एक अपर लोब और एक लोअर लोब, यानी कि एक ब्रोंकस इसका, एक ब्रोंकस इसका, तो टोटल इसके हो गए 2। और यहाँ पे कितने ब्रोंकस थे, कितने लोब्स थे? 3 लोब्स थे, तो यहाँ पे ब्रोंकस हो गए 3। ठीक है। तो टोटल लंग्स के अंदर 5 लोब होते हैं। 3 लोब्स आपके राइट लंग के राइट लंग के अंदर होते हैं और 2 लोब आपके लेफ्ट लंग के अंदर होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार इस डायग्राम को देख लो। ये देखो, ये मेरा राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। इसमें अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके, ये नहीं दिख रहा, ये दिखेगा, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लोब है ना, ये वाला लोब कह रहा है सुपीरियर लोब। इसके बीच में ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, दिस वन इज द मिडल लोब, लोअर वन इज द ये वाला, यहाँ से लेके ये पूरा, ये इंफीरियर लोब। ठीक है। तो दिस वन इज द सुपीरियर, ये मिडल और ये इंफीरियर। ठीक है। ये राइट लंग की बात कर रहा है। सेकंड की तरफ आओगे तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ऐसे, है ना। दिस वन इज द सुपीरियर, सुपीरियर या फिर हम कहें अपर लोब। ठीक है। और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये है आपका इंफीरियर, इंफीरियर या फिर मैं कहूं लोअर लोब। ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि राइट लोब के, राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, या फिर सुपीरियर को हम दूसरा बोलते हैं अपर लोब और इंफीरियर को हम बोलते हैं लोअर लोब। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही है, ये फिजर्स, ऑब्लिक फिजर, ये वाला ऐसे ही डिवीजन दिख रहा है ऐसे, जो इस पूरे लोब को, इस पूरे के पूरे लोब को 2 हिस्सों में बांट रहा है। यहाँ से अगर डिवाइड में, ये अपर और ये लोअर, तो इनको हम बोलते हैं फिजर्स, है ना। इसको ऑब्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे ऐसे टेढ़ा कट लगाया, इसने इसने टेढ़ा कट लगाया, ऑब्लिक कट मारा ऐसे ऐसे ना, तो इसलिए इसलिए हम इसे बोल रहे हैं ऑब्लिक फिजर। यहाँ पे आपको भी 2 फिजर दिख रहे हैं, एक तो ये, एक तो ये वाला, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे कट मार रहा है बिल्कुल, है ना, वो कहला रहा है हॉरिजॉन्टल। और फिर से आ गया आपका एक ऑब्लिक, जो ऐसे डायगोनली कट मार रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर ये सुपीरियर लोब, ये मिडल लोब, ठीक है, अगर यहाँ पे फिजर्स की बात करें, आ गया फिजर आ गया, तो बेसिकली फिजर क्या है? अ डिवीजन सरफेस which divide the lungs into different lobes। नहीं देखा हमने कि फिजर क्या कर रहा था? पूरे के पूरे एक लंग को सुपीरियर लोब में कन्वर्ट, डिवाइड कर रहा है, मिडल लोब में और इंफीरियर लोब में। तो फिजर बेसिकली क्या है? एक ऐसा सरफेस है जो जो लंग्स को डिफरेंट लोब्स में डिवाइड कर दे रहा है। ये फिजर्स आपको राइट साइड भी देखने को मिलेंगे और लेफ्ट साइड भी। अगर मैं राइट साइड के फिजर्स की बात करूं,
यहाँ पे अगर लिखूं फिजर्स, फिजर फिजर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड में आपको दो फिजर्स दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपको एक ही फिजर दिख रहा है, दैट इज ऑब्लिक फिजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो राइट साइड में आपके दो फिजर्स होते हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल फिजर, हॉरिजॉन्टल फिजर, और दूसरा है ऑब्लिक फिजर, दूसरा है ऑब्लिक फिजर। वहीं लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ एक ही फिजर देखने को मिलता है, दैट इज योर ऑब्लिक फिजर, ऑब्लिक फिजर। ध्यान रखना फिजर एक लाइन है, एक ऐसी सरफेस है। अब यहाँ पे सिर्फ फिजर का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ लंग्स को ही डिवाइड कर रही है। अगर कहीं पे फिजर आए तो फिजर का बेसिकली काम ही बाउंड्री बनाना है, डिवीजन करना है। अगर वो लंग्स में आ रहा है तो वहां पे लोब्स को डिवाइड कर देगा, अगर कहीं और आएगा तो वहां पे कैविटी को दो हिस्सों में बांट देगा। तो फिजर का काम मेनली क्या होता है, डिवीजन का काम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्डिक नॉच की, ठीक है, कार्डियक नॉच, तो क्या होता है ये, इट इज द cavity space in the left lung where the heart is located, ठीक है। कार्डियक नॉच क्या है, बेसिकली ये ऐसी स्पेस है, ऐसा कैविटी है, ऐसा स्पेस है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है। वहां पे क्या करवा रहा है आपका, वहां पे क्या होता है, लंग सॉरी हार्ट सिचुएट होता है ना। अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये दिस वन इज दिस वन इज नॉन एज कार्डियक नॉच। यहाँ पे आगे क्या होगा, हार्ट लोकेट होगा, हार्ट इज लोकेटेड हियर, ठीक है। तो बेसिकली कार्डिक नॉच क्या है, कार्डिक का मतलब हार्ट, कार्डिक मीन्स हार्ट, नॉच मीन्स या मैं बोलूँ कैविटी या फिर एरिया, ठीक है। तो जो कार्डिक नॉच होती है वो एक ऐसी कैविटी है, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या होगा, आपका हार्ट सिचुएटेड होगा। और एक किस साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है, आपके लेफ्ट लोब साइड होता है, ठीक है। इसलिए इसी की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा ये लेफ्ट लोब, लेफ्ट लंग होता है, वो थोड़ा सा दूर होता है एज कंपेयर टू राइट लंग, ठीक है। समझ में आया। अब बात करते हैं एपेक्स। बेसिकली ये क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ, these are the एरियाज बोलेंगे ना, एरियाज ऑफ द लंग। लंग्स के एरिया है कौन कौन सा, एपेक्स, दिस इज द अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ लंग, दिस राउंड शेप में होता है, राउंड शेप, एंटर इनटू द रूट ऑफ नेक, ठीक है। ये लंग्स का ऊपरी हिस्सा होता है, अभी मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। लंग्स का ऊपरी हिस्सा होता है जो हमारी नेक की रूट में ये एंटर करता है, ठीक है। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। अगर ये 25 mm, हाँ 25 mm या फिर 25 सेंटीमीटर, ये देख एक बार देख लेना, शायद 25 mm या फिर सेंटीमीटर, ये एक बार चेक कर लेना। ये अपर होता है, अबव द क्लेविकल बोन, ठीक है। एक मैं इसको चेक करके बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुको।
पीछे की कहानी क्यों छोड़नी है, गिव मी अ सेकंड। तो जो हमारा एपेक्स होता है वो बेसिकली अपर पार्ट होता है हमारा, लंग्स का अपर पार्ट होता है, ये राउंड शेप का होता है। और ये हमारी जो नेक की जो रूट है, रूट ऑफ द नेक में ये एंटर होता है, ठीक है। और ये जो क्लेविकल बोन होती है हमारी, उससे ऊपर होता है ये, हाँ 25 mm ही है ये। तो बेसिकली ये इज द 25 mm अपर देन द क्लेविकल बोन, ठीक है। और ये नियर बाय होता है, इट इज नियर टू द फर्स्ट रिब, ठीक है। फर्स्ट रिब के ये नियर बाय होता है, ठीक है। बेस की बात करूं, दिस इज द कॉन शेप्ड लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग्स। लंग्स के नीचे कौन शेप का एक एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द लंग्स। अभी मैं आगे दिखाऊंगा। कोस्टल सरफेस, दिस इज द lateral outside area of the lungs, which is uh, which is near to the costal cartilages, ठीक है। ये कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल सरफेस हमारे लंग्स का आउटर वाला हिस्सा है। अगर मैं बना के दिखाऊं सारे यहाँ पे, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके लंग्स बनाता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एपेक्स पार्ट, ठीक है। ये कहलाता है एपेक्स पार्ट। और अगर मैं बेस वाला पार्ट बनाऊं, तो जो ये हिस्सा है, ये नीचे का कनकेव शेप का, ये कहलाता है बेस। वहीं पे अगर मैं कोस्टल वाला पार्ट बनाऊं, तो जो ये सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये कहलाती है कोस्टल सरफेस, ठीक है। आगे चलते हैं, मीडियल सरफेस। द सरफेस एरिया which face by the lungs which face by the each lungs। हाँ, यही बोलेंगे मिडिल सरफेस। अगर इसको डायग्राम में दिखाऊं, तो ये इसमें मुझे दोनों लंग्स बनाने पड़ेंगे। ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट। तो जो ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला है ना, ये ये वाला लंग इसको फेस कर रहा है, और इस वाले लंग का एरिया इसको फेस कर रहा है। तो दिस एरिया इज नॉन एज मीडियल सरफेस। और इसी को हम बोलते हैं, सॉरी इधर लिख देता हूँ, इसी को हम बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज मीडिया स्टेनम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। एंड दिस एरिया एंड मीडिया स्टेनम इट कंटेन यहाँ पे क्या क्या होगा, इट कंटेन ट्रैकिया, बीच में ट्रैकिया आया, हार्ट, ग्रेट ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पे होता है, ये होता है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ थोरैसिक वर्टिब्रा पर,
अगर आपको कोई मीडियस्टेनम की लोकेशन पूछे तो वो होती है 5th 6th और 7th थोरेसिक वर्टिब्रा पर, ठीक है। ये वाला एरिया कहलाता है आपका मीडियल सर्फेस, इसी को हम बोलते हैं मीडियस्टेनम। लास्ट है हीलियम, इसमें लिख लो, इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर द ब्रोंकस ब्लड वेसल ब्लड वेसल ब्लड वेसल lymph vessels and nerves enter and exit the lungs, ठीक है। लंग्स का वो हिस्सा जहां से हर कोई चीज लंग्स के अंदर एंटर होगी और वहां से निकलेगी, वो वाला हिस्सा कहलाएगा आपका हीलियम। अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो मैं एक ही डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे एक ही लंग्स का, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चलो दोनों ही बना देते हैं। अब इसमें देख रहे हो कि ये वाला जो हिस्सा है ना, एक मिनट दोबारा बनाता हूँ, ये यहाँ पे, ये इधर और ये इधर। तो आप देख पा रहे हो कि जो ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहीं से हर चीज यहाँ पर एंटर हो रही है और यहीं से हर चीज यहाँ से बाहर निकलेगी। तो दिस पॉइंट इज नोन एज हीलियम, ठीक है। तो ये 6 सरफेसेस थे, 6 एरियाज थे आपके लंग्स के। बेसिकली एक होता है एपेक्स जो कर्व अपर रूट में होता है, दूसरा होता है बेस जो लोअर सॉरी लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स में होता है। थर्ड वन इज द कोस्टल सरफेस जो सराउंडिंग में होता है लेटरल साइड में, ठीक है। फिर आता है आपका मीडियल सरफेस, बीच वाला एरिया। फिर हीलियम, वो वाला पार्ट जहां से सारी चीजें लंग्स के अंदर एंटर होंगी, चाहे वो आपका ब्रोंकस हो, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो नर्व वेसल्स हो, चाहे वो लिम्फेटिक वेसल्स हो, हर कोई चीज हीलियम से होकर ही लंग्स के अंदर एंटर होगी और हीलियम से होती ही वहां से बाहर निकलेगी। लास्ट में मीडियस्टेनम, मीडियस्टेनम मीडियल सरफेस का दूसरा नाम है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इनको हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज नोन एज एपेक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट जहां से चीजें इसके अंदर एंटर हो रही हैं, नोन एज हीलियम, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कार्डियक नॉच, ये रहा कार्डियक नॉच जहां पे आपका हार्ट लॉकेट होगा, दिस नोन एज द कार्डियक नॉच, ठीक है। ये बेस है जो कनकेव शेप में है ना, दिस नोन एज बेस। मीडियस्टेलर सरफेस, ये वाली सरफेस देख रहे हो, ये वाली सरफेस, ये इस लंग के अपोजिट है। और अगर मैं इसको यहाँ से रफ करके इसको यहाँ पे दिखाऊं तो ये वाली सरफेस, ये इसके अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यही सरफेस कहलाती है मीडियस्टेलम या फिर मीडियल सरफेस, ठीक है। और कोस्टल सरफेस यानी कि लेटरल, लेटरल मतलब साइड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दिस नॉन एज द कोस्टल सरफेस। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाहर क्या होती हैं, रिब्स होती हैं ऐसे, और इन रिब्स में कोस्टल कार्टिलेज होते हैं। तो ऐसी सरफेस जो लंग्स की ऐसी सरफेस जो कोस्टल कार्टिलेज की तरफ हो, वो वाली सरफेस कहलाती है कोस्टल सरफेस, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। बेसिकली प्लूरा क्या है, अगर मैं सिर्फ प्लूरा को डिस्कस करना चाहूं तो इट इज द लाइनिंग ऑफ मेम्ब्रेन which cover the which cover both lungs which cover both lung, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरा। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आप इसको सीधे टर्म में, सीधे शब्द में बोल सकते हो, कवरिंग
लेयर और मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, ठीक है। और इसको हम प्रोटेक्टिंग भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव या फिर कवरिंग लेयर और मेम्ब्रेन ऑफ लंग इज नोन एज प्लूरा। प्लूरल कैविटी, अगर मैं प्लूरल कैविटी की बात करूं, एक मिनट को पहले प्लूरा को डिवाइड कर, पहले प्लूरा को पढ़ लेते हैं। अब यहीं पे जो प्लूरा होती है ना, प्लूरा दो मेम्ब्रेन्स में डिवाइड हो जाती है। पहली है पैराइटल प्लूरा एंड सेकेंड वन इज विस्क्रल प्लूरा, ठीक है। तो जो पैराइटल प्लूरा है ये आउटसाइड रहेगी, आउटसाइड ऑफ द लंग, विस्कल प्लूरा इनसाइड और adhere to the lungs, ठीक है। तो दो हमारी जो प्लूरा होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है लंग्स की, ये दो लेयर्स में डिवाइड होती है प्लूरा, पैराइटल प्लूरा और विस्कल प्लूरा। पैराइटल जो प्लूरा है वो लंग्स की आउटसाइड रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, और विस्कल प्लूरा है वो इनसाइड रहेगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मैं, हाँ, अब इन दोनों लेयर्स के बीच में ही, ठीक है, पहले आप डायग्राम देख लो, ये वाला देखो, लेयर्स ऑफ प्लूरा, ये लंग्स है, ये वाला लंग है, ये वाला, ठीक है। आप देख रहे हो इस लंग्स को दो लेयर कवर कर रहे हैं, एक तो एक ग्रीन वाली, ये दिस वन, ठीक है, दिख रही ग्रीन वाली, ये वाली, ये ग्रीन वाली लेयर, ये है विस्क्रल लेयर। ये कौन सी लेयर है? विस्क्रल, जो लंग्स को कहां से कवर करती है? कवर फ्रॉम इनसाइड और adhere टू द लंग्स। ये लंग से चिपकी हुई लेयर होती है, यानी कि वो लेयर जो लंग से बिल्कुल चिपकी हुई हो वो कहलाती है विस्क्रल प्लूरा, ठीक है। बाहर की तरफ ये वाला मेरा हिस्सा है, रिब्स वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है? रिब्स वाला हिस्सा। तो रिब्स के पास जो लेयर रहेगी ब्लू कलर वाली, ये वाली है ना, ये वाली लेयर कहलाती है पैराइटल प्लूरा। कौन सी कहलाती है ये? पैराइटल प्लूरा। कवर द लंग्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो आपने दो लेयर देख ली। अब इसी दोनों लेयर्स के बीच में है ना, मैं इसको रफ कर देता हूं, इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच में आप ये स्पेस देख रहे हो, दिस वन, ये जो स्पेस है पूरा ये वाला, ठीक है, इधर भी है ये वाला, ये रहा, दिस स्पेस नोन एज प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी, ठीक है। क्लियर हुआ? लंग्स की दो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, लंग्स की जो लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर, उसे हम प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा का दो डिविजन होते हैं, पैराइटल और विस्क्रल। पैराइटल लेयर लंग्स को आउटसाइड से कवर करती है और विस्क्रल लेयर लंग्स को इनसाइड से कवर करती है, यानी कि जो लंग से चिपकी हुई होगी, एकदम लंग से चिपकी हुई होगी। जैसे आपका मोबाइल है ना, मोबाइल पे आप लेमिनेशन चढ़वाते हो तो बिल्कुल मोबाइल से चिपकी हुई होती है, तो वो हो गई उसकी विस्कल लेयर। अब मोबाइल पे लेमिनेशन चढ़वा के फिर आप ऊपर से कवर चढ़ाते हो, जो कवर है वो आउटसाइड आउटर कवरिंग है, वो है पैराइटल। तो सेम लंग्स में जो लंग से बिल्कुल चिपकी हुई लेयर होगी वो कहलाएगी विस्कर लेयर। विस्कर का मतलब होता है यानी कि इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, और हमारा जो लंग्स है वो बहुत ही इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर की साइड पाई जाएगी वो कहलाएगी विस्करल, जो उससे दूर पाई जाएगी वो कहलाएगी पैराइटल। पैराइटल यानी कि बाहर की साइड रहेगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, दो लेयर पढ़ ली, पैराइटल एंड विस्कल, आपने डायग्राम देख लिया। अब मैं देख लेता हूँ प्लूरल कैविटी को डिस्कस कर लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द both layer known as pleural space और parietal space, pleural space और pleural cavity, ठीक है। अब ये जो प्लूरल स्पेस और जो प्लूरल कैविटी बनी है, यहाँ पे एक फ्लूइड हो जाता है। इन दिस देयर इज फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस कैविटी known as प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। दोनों प्लूरल लेयर के बीच में जो स्पेस है वो कहलाता है आपका प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये जो प्लूरल फ्लूइड है, इट प्रोड्यूस बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेरी प्लूरल मेम्ब्रेन है पैराइटल एंड विस्कल, ये वाली है ना, पैराइटल प्लूरा और विस्कल प्लूरा, ये दो मेम्ब्रेन है मेरी। यही दोनों मेम्ब्रेन मेरी क्या करती हैं, फ्लूइड को प्रेजेंट करती हैं इस कैविटी के अंदर, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड का मैं बात करूं, नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो होता है 10 to 20 ml, 10 to 20 ml फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस कैविटी के अंदर, ठीक है। ये मेरी कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये वाला, इस कैविटी के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पैराइटल फ्लूइड, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 10 से 20 ml, और ये फ्लूइड कहलाता है पैराइटल फ्लूइड। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पैराइटल फ्लूइड का कहाँ से प्रोड्यूस होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन, नॉर्मल लेवल कितना होता है 10 to 20, कौन से स्पेस में होता है, प्लूरल स्पेस में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, जो ये प्लूरल फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है, क्यों रखा गया है, तो बेसिकली अगर मैं सबसे पहली बात कि नेचर में स्टिकी हो जाए, इट इज स्टिकी तो नहीं बोलेंगे, लुब्रिकेंट, इट इज लुब्रिकेंट इन नेचर, यानी कि मैं बोलूँ तो सीधे शब्दों में स्लिपरी होता है ये। तो आपका जो पैराइटल फ्लूइड है वो बेसिकली कैसा होता है, स्लिपरी होता है नेचर में। स्लिपरी है यानी कि जब इसके कांटेक्ट में कोई भी चीज आएगी तो वो फिसलेगी, वैसे स्लिप होगी, ठीक है। दूसरा, इट प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन बोथ लेयर्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि जब आप सांस लोगे, तो जो सांस लोगे तो आपका जो ये वाला जो लंग्स है, जब आप सांस लोगे इनहेल करोगे तो ये वाला हिस्सा एक्सपेंड होगा, ये फैलेगा, ये चौड़ेगा हिस्सा, है ना। और जब ये चौड़ेगा तो ये वाली लेयर इस वाली लेयर के पास जाएगी, और जो इस लेयर के पास जा रही है, तो जब ये आपस में ऐसे फ्रिक्शन ना कर लें, अगर फ्रिक्शन करेंगी तो रब होगा तो वहां पर डैमेज हो जाएगा। इस डैमेज को बचाने के लिए इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड रख दिया गया है। जैसे ये वाली लेयर इस लेयर के पास जाएगी टच होने के लिए, तो वहां पे ये इससे आपस में रब नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके बीच में फ्लूइड आ जाएगा, और वो फ्लूइड इन दोनों को, ये दोनों लेयर उस फ्लूइड के ऊपर ऐसे ऊपर से ग्लाइड करेंगी, ऐसे फिसलेंगी, यानी कि आपस में कभी भी रब
नहीं होंगी तो इसको कौन करता है, आपका प्लूरल फ्लूइड करता है, ठीक है। और ये इट ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो हमारा जो पैराइटल फ्लूइड है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, यानी कि अगर बाहर से कोई इंजरी लगती है तो ये यहाँ पे जाके इस स्पेस में आके, इस फ्लूइड में आके डिसॉल्व हो जाएगा। ये फ्लूइड इसकी जितनी भी वो है, क्या कहते हैं, शॉक है ना, जो भी फोर्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये वाला फ्लूइड, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्लूरल फ्लूइड क्या है, प्लूरल स्पेस क्या है, प्लूरल कैविटी क्या है, और प्लूरा क्या है, ठीक है। प्लूरा बेसिकली द लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लंग्स। ये दो लेयर्स में डिवाइड होता है, पैराइटल एंड विस्कल, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं गिफ्ट पॉइंट्स के बारे में, कुछ गिफ्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्लूरिसी या फिर प्लूराइटिस, ये होता है बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन। जो अभी आपने प्लूरा पढ़ी, उस प्लूरा का इन्फ्लामेशन कहलाता है प्लूरिसी या फिर प्लूराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन। अब आपने जहां पे फ्लूइड पढ़ा था, प्लूरल फ्लूइड पढ़ा था, उस फ्लूइड के बारे में यहाँ पे पॉइंट चलेंगे कि फ्लूइड फ्लूइड नहीं, एबनॉर्मल फ्लूइड, एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन इनटू द प्लूरल स्पेस और कैविटी। आपके प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना, इकट्ठा होना, क्या कहलाता है, प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। अब आप ये कहोगे कि सर प्लूरल स्पेस के अंदर तो ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट था, तो उसने बिल्कुल आप सही सोच रहे हो वहां पे, लेकिन एक कंडीशन है, उसने नॉर्मल रेंज दी थी उस फ्लूइड की, उस जिसको आप प्लूरल फ्लूइड बोल रहे थे, उस फ्लूइड की नॉर्मल रेंज थी 10 टू 20 ml। अगर वो 20 ml से ऊपर चला गया, 25 ml हो गया, 30 ml हो गया, या फिर 40 ml हो गया, तो ये वाली कंडीशन 20 ml से ऊपर वाली कंडीशन कहलाती है प्लूरल इफ्यूजन, जो कि एक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक लंग्स डिसऑर्डर है एक, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूमोथोरैक्स। अब इसी स्पेस में एयर ट्रैप्ड इनटू द प्लूरल स्पेस। जब इस प्लूरल स्पेस में एयर ट्रैप हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। अब ये एयर ट्रैप कैसे होगी, प्लूरल इफ्यूजन कैसे होगा, जब आप सेकंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ोगे तो वहां पे ये लंग्स के डिसऑर्डर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे लंग्स के प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड, एयर और ब्लड एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। तो वहां पे कंडीशंस आपके सामने फिर से आएंगी, व्हाट इज प्लूरल स्पेस, व्हाट इज न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। बात करते हैं ह्यूमोथोरैक्स की। उसी प्लूरल स्पेस में ब्लड या फिर पस एक्यूमुलेट इनटू प्लूरल स्पेस नॉन एज ह्यूमोथोरैक्स, ठीक है। आपकी प्लूरल स्पेस के अंदर अगर ब्लड या फिर पस एक्यूमुलेट होने लगे तो वो कंडीशन कहलाती है हीमोथोरैक्स, ठीक है। इस वर्ड से भी आप देख सकते हो हीमोथोरैक्स, थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स मतलब हमारी चेस्ट कैविटी। अब बेसिकली जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था, तो यहाँ पे लंग्स के अंदर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो लंग्स है, बोथ लंग्स आर प्रेजेंट इनटू
थोरेसिक कैविटी, जो हमारे लंग्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी, और इसी थोरेसिक कैविटी को हम दूसरे नाम से जानते हैं चेस्ट कैविटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नीचे चलें जहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, थोरैक्स का मतलब चेस्ट, हीमो का मतलब ब्लड, यानी कि जब आपके चेस्ट में, आप चेस्ट में कहाँ पे स्पेस है, वही प्लूरल स्पेस है। तो अगर आपके प्लूरल स्पेस यानी कि चेस्ट की कैविटी के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लगे तो वो कंडीशन कहलाती है हीमोथोरैक्स। अगर यहाँ पे देखो न्यूमो, न्यूमो का मतलब होता है एयर, इट रिजेंबल विद द लंग्स, लंग्स में किसका काम होता है, हवा का काम होता है। कि अगर थोरैक्स में, अगर चेस्ट कैविटी में, अगर आपके प्लूरल कैविटी के अंदर एयर इकट्ठा हो रही तो वो कंडीशन कहलाती है न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, और प्लूरल डिफ्यूजन का मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। ठीक है, एटिलैक्टेसिस इसमें लिख लो, इट इज द कंडीशन इन विच आइदर इन विच आइदर एल्वेलाई और वन लंग और both lungs is collapse, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी एटेलैक्टेसिस। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर या तो एल्वेलाई कोलैप्स हो जाए, चिपक जाए, या फिर एक लंग पूरा कोलैप्स हो जाए, या फिर दोनों लंग्स ही कोलैप्स हो जाए, चिपक जाए, वो कंडीशन कहलाती है एटेलैक्टेसिस। और एटेलैक्टेसिस वाली कंडीशन तब आती है जब एल्वेलाई के अंदर प्रेजेंट जो आपका वो था, क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट फ्लूइड था। मैंने आपको जब एल्वेलाई पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि एल्वेलाई के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम जानते हैं सरफेक्टेंट के नाम से। तो अगर आपका सरफेक्टेंट नाम का जो फ्लूइड है अगर वो वहां से गायब हो गया तो वो कंडीशन कहलाती है एटेलैक्टेसिस। ठीक है, यहाँ पर लिख लो ये कब होगी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सरफेक्टेंट। ठीक है, सरफेक्टेंट एक फ्लूइड था जो फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन से बन रहा था, और जो 35 वीक ऑफ फीटल लाइफ के अराउंड ये बन रहा था, बनना स्टार्ट हो रहा था, तो वहां पे। ठीक है ना, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, इट फॉर्म बाय फॉस्फोलिपिड प्लस लिपोप्रोटीन, और ये अराउंड 35th वीक ऑफ फीटल लाइफ पे बनना स्टार्ट हो रहा था, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस क्या है, अ प्रोसीजर in which with the in which with the help नहीं in which we insert a needle into pleural space via chest to drain out excessive fluid और ब्लड। ठीक है, तो थोरासेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्यूब डालते हैं, एक निडल इंसर्ट करते हैं पेशेंट की चेस्ट के थ्रू, और हम पहुंचते हैं प्लूरल स्पेस में, और उस प्लूरल स्पेस में जो एबनॉर्मली आपका फ्लूइड और ब्लड इकट्ठा हो रहा था उसको हम ड्रेन आउट करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसीजर कहलाता है थोरासेंटेसिस। ठीक है, तो ये थे मेरी तरफ से गिफ्ट पॉइंट्स जो आगे आपको सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपको सुनने को पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन सुनने को पहले मिल जाएंगे। अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल साइड जाते हो, कहीं भी क्लिनिकल एरिया में जाते हो, तो वहां पे आपको ये नाम बहुत कॉमनली सुनने को मिल जाएंगे।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंटीरियर ऑफ द लंग्स। अब लंग्स के अंदर क्या होगा? या तो लंग्स पढ़ लिया। लंग्स के अंदर जैसे ही आप एंटर होंगे तो बेसिकली आप लंग्स के अंदर एंटर होते हैं, जो आपका प्राइमरी ब्रोंकस खत्म होता है। प्राइमरी ब्रोंकस ही स्टार्टिंग है किसकी? एंट्रिंग इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द लंग्स। तो पहला आपका होगा ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स। अब इस ब्रोंकस में भी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, टर्मिनल, सॉरी ब्रोंक्यूल्स, है ना, हमने पढ़े थे ना, ब्रोंक्यूल्स, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं मैं। इसके अंदर ब्रोंकस ब्रोंकस डिवाइड होगा आपका प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होगा टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस डिवाइड होगा आपका ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से फिर एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर डक्ट्स के बाद आपके आएंगे एल्वियोलाई। ठीक है, और आपके बहुत सारे टिश्यूज होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं? इंटीरियर ऑफ द लंग्स। और जो ये वाला पोर्शन है, पूरा का पूरा पोर्शन, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंक्यू, टर्मिनल ब्रोंक, ये सब मैं पहले ही ब्रोंकाई वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द लंग्स में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द लंग्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। तो आज आपने कंप्लीट कर लिया है लंग्स को। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप उस डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं छोड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से MV नर्सिंग डेस्क के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, चैनल है, आप उस पर हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज आपने डिस्कस कर लिया है प्रॉपरली लंग्स को, तो हम देख लेते हैं लंग्स के अंदर अपने क्या क्या बात करी है। पहले हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, एक कौन शेप का स्ट्रक्चर होता है, पेयर में होते हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा डिवीजन ऑफ द लंग्स, लंग्स डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और हर एक लंग्स फर्दर डिवाइड होता है लोब्स के अंदर। राइट वाला जो लंग्स है वो डिवाइड होता है 3 लोब्स में, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लोब्स में। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट लंग है वो डिवाइड होता है अपर लोब, लोअर लोब, और हर ठीक है, और हर लोब के पास अपना सेकेंडरी ब्रोंकस का डिवीजन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं राइट लंग की, राइट लंग 3 लोब्स में डिवाइड होता है तो उसके पास 3 सेकेंडरी ब्रोंकस होंगे। लेफ्ट लंग 2 लोब्स में डिवाइड होता है तो उसके पास 2 सेकेंडरी ब्रोंकस होंगे। ठीक है, ये आपने देख लिए। फिर आपने पढ़े फिजर्स दो तरह के होते हैं, हॉरिजेंटल और ऑब्लिक फिजर्स। राइट लंग के पास 2 फिजर होते हैं, एक तो हॉरिजेंटल फिजर होता है और एक ऑब्लिक फिजर होता है, और लेफ्ट लंग के पास एक ही फिजर होता है नॉन एज ऑब्लिक फिजर। फिर आपने पढ़ा कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक ऐसा एरिया जो खाली होता है, कैविटी शेप का होता है, लेफ्ट लंग की साइड होता है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर आपने पढ़े पार्ट्स ऑफ द लंग्स, एपेक्स पढ़ा, बेस पढ़ा, कोस्टल सरफेस पढ़ी, मीडियल सरफेस पढ़ी, हीलियम पढ़ा, मीडियल स्टेनम पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने डायग्राम देखा। ठीक है, डायग्राम हमने देख लिया। फिर आता है प्लूरा और प्लूरल कैविटी। बेसिकली जो प्लूरा होता है वो हमारी लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं लंग्स की। ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं, 2 लेयर होती है कि सब लेयर होती है, पैराइटल लेयर एंड विस्कल लेयर। पैराइटल लेयर लंग्स को आउटसाइड से कवर करती है, विस्कल लेयर लंग्स को इनसाइड यानी कि लंग्स के अंदर वाले हिस्से को कवर करती है। ठीक है, जो प्लूरा होती है इन दोनों के बीच में, पैराइटल और विस्कल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है वो कहलाता है प्लूरल स्पेस, और इसी प्लूरल स्पेस के अंदर इसी प्लूरल स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, और इसी कैविटी के अंदर एक सम अमाउंट ऑफ
फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और जो ये प्लूरल फ्लूइड होता है ये प्रोड्यूस होता है बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्लूरा, यानी कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं जो इस कैविटी को बना रही हैं उन्हीं कैविटी से एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड का जो अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट है, वो होता है 10 to 20 ml। ठीक है, अगर 20 ml से ऊपर जाता है तो वो एब्नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल इसका जो लेयर होता है वो 10 to 20 ml होता है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़े फंक्शंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये हमारी बेसिकली इसका जो नेचर होता है वो लुब्रिकेंट नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? लुब्रिकेंट, यानी कि स्लिपरी होता है और ये हेल्प करता है दोनों लेयर्स को ग्लाइड करने में। ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से टच नहीं होती हैं, टच नहीं होंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई डैमेज नहीं होगा। तो डैमेज से बचाने के लिए ये वाली लेयर हमारे काम में आती है, ये वाला फ्लूइड काम में आता है। इट ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये किसकी तरह काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपने दोनों लेयर्स को देख लिया था, विस्कर लेयर को भी देख लिया था, पैरेटल लेयर को भी देख लिया था और आपने प्लूरल कैविटी को भी देख लिया था, ये वाली प्लूरल कैविटी। ठीक है, इसी कैविटी के अंदर आपका वो प्रेजेंट है। और इसके नीचे देखो ना, ये वाला जो अगर मैं लंग्स है ना, ये दोनों वाले, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, इसी के नीचे एक लेयर प्रेजेंट है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं डायफ्राग्राम। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये लंग्स के नीचे लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं गिफ्ट पॉइंट की। सॉरी, गिफ्ट पॉइंट में आपने पढ़ा प्लूरिसिटी यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन। फिर आपने पढ़ा प्लूरल एफिजन, और जो प्लूरल एफिजन होता है उसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, कहाँ पर? प्लूरल स्पेस में। और फिर आपने पढ़ा न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स के अंदर एयर ट्रैप होती है आपकी प्लूरल स्पेस में। फिर आपने पढ़ा हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स में ब्लड का और फ्लूइड पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल स्पेस के अंदर, वो कंडीशन कहलाती है न्यूमोथोरैक्स, सॉरी हीमोथोरैक्स। फिर आपने पढ़ी एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस बेसिकली द कोलैप्सिंग है, जब आपकी या तो एलोलाई या फिर आपका एक लंग या फिर आपके दोनों लंग्स कोलैप्स हो जाए, चिपक जाए आपस में, तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। ठीक है, फिर आपने पढ़ा थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप चेस्ट में एक निडल डालकर जो प्लूरल स्पेस है वहां तक पहुंचते हैं और वहां से जितना भी एबनॉर्मल फ्लूइड या जो ब्लड एक्यूमुलेट था उसको हम ड्रेन आउट करते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फिर आपने पढ़ा इंटीरियर ऑफ द लंग्स। इंटीरियर ऑफ द लंग्स के अंदर आपकी चीजें आती हैं, ब्रोंकस आता है जो ट्रैकिया से डिवाइड होता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब वहां से जैसे ही एंटर होगा लंग्स के अंदर तो सेकेंडरी ब्रोंकस आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्चरी ब्रोंकस आएगा, टर्चरी ब्रोंकस के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, टर्चरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स आता है, ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके एल्वियोलर डक्ट आता है और एल्वियोलर डक्ट के बाद आती है आपकी एलोलाई। और एलोलाई के अंदर ही एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सर्फेक्टेंट, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, दिस वन। ठीक है, यही सर्फेक्टेंट हेल्प करता है एलोलाई को कि वो कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने वहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट कर दिया, उसका नाम है सर्फेक्टेंट। ठीक है, और सर्फेक्टेंट बेसिकली फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स का बना होता है। और ये कब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है? जब हमारी बॉडी एक फीटस के रूप में, एक गर्भजात बच्चे के रूप में माँ के अंदर होती है, माँ के पेट के अंदर होती है। तो जब उस प्रेगनेंसी का 35th वीक चल रहा होता है तो 35th वीक पे जाके हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये था मेरी तरफ से लंग्स। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो छोड़ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं छोड़ना है तो ग्रुप में बता सकते हैं, ग्रुप में नहीं बताना तो एमवी नर्सिंग डेस्क पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप इस अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। आपके डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे। अगर कमेंट्स में या फिर ग्रुप में रिजॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वहाँ पे नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उस क्लास में हम आपके डाउट को रखेंगे और वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको ये सारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब भी आप अगर आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप जाओगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल के जाएं कमेंट्स के साथ कि आपको
कैसी लगी है क्लास, अच्छी लगी है, नहीं लगी है। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हमें इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि सर ये वाला पॉइंट यहाँ से आपको थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें हमें कमेंट शेयर में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।